हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। देखो, आज जो आप अपन फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में, वो है अपने पास डिसमेंटल द पैराबोलिक ट्रफ CSP प्लांट। ठीक है, पहले आपको SP का मतलब समझ दो। ये SP का मतलब है सोलर प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यही समझेंगे कि आखिर सोलर प्लांट क्या होता है। जब आप सोलर प्लांट समझोगे तब आपको पता चलेगा कि पैराबोलिक प्लांट क्या होता है। इसमें पैराबोलिक का मतलब क्या है ना। जब आपको चीज़ें समझ में आएगी किसी प्लांट में, तभी तो आप उसको डिसमेंटल करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। तो एक एक चीज़ अपन को पहले समझनी है कि होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले S का मतलब सोलर। सोलर का मीनिंग क्या है? नॉर्मल मीनिंग है जो सन से एनर्जी अपने पास आ रही है, सन, सूर्य। ठीक है, तो जो भी अपने पास सन से एनर्जी आ रही है और किस फॉर्म में आ रही है, वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है अपने पास। ठीक है, EM वेव में आ रही है और अलग अलग तरह की, ठीक है, रेडिएशन है उसके अंदर। ठीक है, तो उसी EM वेव को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिसिटी में। अपन को किस में यूज करना है? अभी फिलहाल अपन को इस सन एनर्जी को किस में यूज करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला अपना काम ये है। ठीक है, अब हो सकता है सन एनर्जी का और भी काफ़ी सारे यूज हो, जैसे कि रूम को अगर हीट करना है या खाना बनाना है तो सोलर कुकर काम में आता है। ठीक है, रूम हीट करना है उसमें भी काम ले सकते हो सन एनर्जी। पानी को गर्म करना है, लेकिन अपना मोटिव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, तो देखो, सन की एनर्जी अपन क्या करेंगे? सीधी तो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे ना। तो कन्वर्ट करने के लिए अपने पास क्या क्या चाहिए? कुछ कुछ डिवाइस चाहिए अलग अलग तरीके से। और किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या सीधी इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी और तरीके से इसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर सकते हैं? ठीक है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सोलर एनर्जी जो है वो सबसे पहली बात है, सबसे क्लीनेस्ट एनर्जी है और सबसे ज़्यादा अथाह भंडार जो है सोलर एनर्जी का है अपने पास। ठीक है, इसीलिए अपन सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं। कोल है, डीजल है वगैरह, ये तो एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास लिमिटेड है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने पास कितनी है? सोलर एनर्जी है। उसी का यूज करना है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करने में। ठीक है, तो देखो, अपन सोलर एनर्जी जो है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सोलर टेक्नोलॉजीज यूज करके, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अभी अपन देखेंगे। ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी का यूज करके अपन सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। और आइदर किससे? फोटोवोल्टेटिक PV पैनल्स जिसको बोलते हैं अपना, अपन सोलर पैनल बोलते हैं ना, घरों में लगते हैं PV पैनल्स, उसको अपन बोलते हैं फोटोवोल्टेटिक सेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या लगे? सेल लगे हुए होते हैं। देखो, ऐसे पैनल बना हुआ होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सेल लगे हुए होते हैं। ठीक है, पूरे पैनल में उसको सोलर सेल या फोटोवोल्टेटिक सेल या PV सेल बोल दो आप। ठीक है, ये पूरे पैनल में लगे हुए होंगे। जैसे आप सोचो कि देखो, एक सेल जो है वो 3 वोल्ट का है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और सेल में कनेक्ट कर दूँ 3 वोल्ट का, तो मुझे यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा? 6 वोल्ट। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? सेल को सीरीज में ऐड करते हैं, और अगर मुझे करंट बढ़ानी है तो उसको पैरेलल में। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। ये जो सोलर सेल है ना, इनकी पर एक एक सेल की जो रेटिंग जो है वो 0.5 वोल्ट है। कितनी होती है? 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब 0.5 वोल्ट तो अपने पास किसी काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं को मैं अगर सीरीज में कनेक्ट कर दूं सभी सोलर सेल को, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करके एक टर्मिनल यहाँ से आ गया, एक टर्मिनल यहाँ से आ गया, तो मेरे पास कितना वोल्टेज आ गया? यहाँ पे 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट लगाने के लिए मुझे यहाँ पे कितने सेल चाहिए? 0.5 को 12 वोल्ट या फिर 18 वोल्ट मान लो आप। ठीक है, 18 वोल्ट।
तो 36 सेल चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो, तो इसमें क्या सेल लगे हुए होते हैं, तो ये सीधा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोलर लाइट को डायरेक्ट क्या करता है, चेंज करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो अपने पास कितनी अपन किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर एनर्जी को, एक तो सीधा डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दो तरीकों से। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, आप क्या सनलाइट आ रही है, पैनल लगा दो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, ये हो गया अपने पास, सीधी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में अपन क्या करेंगे, सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है, कोई ऐसा डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। देखो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या है, जनरेटर, जनरेटर है, और जनरेटर की जो शाफ्ट जो है वो उसके रोटर से कनेक्ट होती है। अगर ये रोटर रोटेट करेगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके रोटर के आगे क्या लगा होता है, टरबाइन, क्या लगा होता है, टरबाइन, ठीक है। अगर मैंने इस पे एयर फ्लो कराई, एयर, हवा, तो ये क्या बन जाएगा, विंड टरबाइन पावर प्लांट, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैंने वाटर गिरा दिया, पानी, तो ये हाइड्रो बन जाएगा। और यही अगर इसके ऊपर मैंने क्या डाल दी, स्टीम, या भाप अपन बोलते हैं, स्टीम, तो ये कौन सा पावर है, थर्मल पावर प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर स्टीम जनरेट करने के लिए अपने पास क्या है, एक तो अपन पढ़ते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। स्टीम जनरेट के लिए क्या, कोयले को जलाओ, डीजल जलाओ, ठीक है। जलाने से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी, तो हीट से अपन क्या करेंगे, वाटर जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, ये तरीका है, ठीक है। अब कोल तो मेरे पास नहीं यूज करना है, मुझे किससे यूज करना है, सोलर एनर्जी का यूज करना है। इसका मतलब ये कि सन की एनर्जी का यूज करके यहाँ पे जो भी वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट करना है। अब ये फिर इस स्टीम का यूज कहाँ पे करना है, यहाँ पे टरबाइन जो लगा होगा उस टरबाइन पे गिराएंगे अपन स्टीम। टरबाइन रोटेट करेगा तो किसको रोटेट करवाएगा, जनरेटर के रोटर को, और जनरेटर का रोटर जब रोटेट करेगा तो अपने पास क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अपने पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, नहीं। पहले सन एनर्जी को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, सन एनर्जी का यूज करके अपन ने क्या किया, कोई मटेरियल था उसको हीटअप किया, ठीक है। अब वो मटेरियल कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उस मटेरियल को हीटअप किया, उसकी एनर्जी से अपन क्या किया, वाटर या पानी को जो है गर्म किया, ठीक है। फिर उससे अपनी क्या बनी, स्टीम, और उस स्टीम का यूज अपने क्या किया, टरबाइन को रोटेट कराने में किया, क्योंकि टरबाइन जब तक रोटेट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। ये तरीका था अपने पास। आगे देखो, जो डायरेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्ट क्या होता है, सनलाइट आती है रेडिएशन की फॉर्म में, पैनल्स के ऊपर टकराती है, ये पैनल्स लगे हुए हैं, इसके अंदर ये छोटे छोटे देख रहे हो ये ब्लॉक, ये सेल है, सोलर सेल है, या फोटोवोल्टेटिक सेल बोलते हो आप इसको, है ना। और इस सेल से बना हुआ ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पैनल या मॉड्यूल। और जब खूब सारे पैनल्स कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, पीवी एरे बोलते हैं, स्ट्रिंग बन जाती है, एरे बोलते हैं, ठीक है। अब इससे अपन ने क्या किया, सीधी क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है। अब इससे अपन को क्या करना है, घर में जो एसी लोड्स जो है उसको चलाना है। उसको चलाने के लिए क्या किया जाता है, इसको सीधी अगर बैटरी में अगर स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सनलाइट जो है ऑल द डे एक जैसी नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। दोपहर में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, शाम को और मॉर्निंग में कम रहती है। इसका मतलब सनलाइट जो है फ्लक्चुएट करती है, अपन क्या करते हैं, अप डाउन होती है, ठीक है। तो अगर सोलर रेडिएशन अगर अप डाउन होगी तो यहाँ से जनरेट होने वाला जो वोल्टेज है वो भी कम ज़्यादा होगा, अप डाउन होगा।
अगर ये अप डाउन होगा तो ये बैटरी की वोल्टेज अपने पास 12 वोल्ट है, अगर 12 से ज़्यादा चली गई तो ये बैटरी को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चार्ज कंट्रोलर, ताकि और ये चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है, बैटरी को डैमेज होने से बचाना, हाई वोल्टेज जो आता है ना स्पाइक्स उससे, और लो वोल्टेज मान लो आ जाए, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन के कारण जो है बैटरी को डैमेज होने से बचाना। अब जो बैटरी जो है उसमें बनती है डीसी, ये डीसी कहाँ भेज देंगे? इन्वर्टर में, और इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी से बनाना एसी। ठीक है, अब इस एसी से अपन घर में सप्लाई देके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो भी अपने पास लोड है वो चला सकते हैं, लेकिन वो लोड चलेगा या नहीं चलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि अपने पास सेटअप कितने किलोवाट का लगा हुआ है, उसकी पावर रेटिंग क्या है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं एसी चला सकता हूँ, एसी चलाने के लिए मुझे ज़्यादा पैनल चाहिए, ज़्यादा बड़ा सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सोलर सिस्टम से, डायरेक्ट सिस्टम हो गया। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं अपन, मैंने आपको बताया ना, इनडायरेक्ट में सन की एनर्जी को अपन उनको क्या करना है, उस एनर्जी को यूज करना है। तो यूज करने के लिए अपने पास कोई ना कोई डिवाइस चाहिए ना। ठीक है, तो वो डिवाइस अपने पास क्या होते हैं, ये होते हैं सोलर कलेक्टर बोलते हैं उनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोलर कलेक्टर। तो सोलर कलेक्टर कई टाइप के होते हैं, डिश टाइप होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल रिसीवर टाइप होते हैं। कलेक्टर का मतलब समझ लो, देखो सन की रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रेम लिया, उसके अंदर क्या किया, ब्लैक कलर का जो है वो मटेरियल पेंट कर दिया और इसके अंदर डाल दिया पानी। अब जैसे ही रेज आएगी वो क्या करेगी, ब्लैक कलर के जो पेंट जो है इसके ऊपर टकराएगी, और ब्लैक कलर आपको पता ही है वो सोलर रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो इससे क्या होगा, पानी गर्म होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि मैंने क्या किया, ये तो क्या है, सीधी सीधी रेज आ रही है अपने पास एक। ठीक है, एक आपने देखा होगा, अपन मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं उसको, कांच होता है, जब उसको आगे पीछे करते हैं तो सन रेज जितनी भी आती है वो एक बिंदु पे फोकस हो जाती है, और तब यहाँ की जो रखी चीज जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर अपन मान लो कोई कागज का टुकड़ा रखें तो वो जल भी जाता है। होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये रेज सारी बिखरी हुई थी, इनको अपन ने क्या किया, एक बिंदु पे क्या किया, केंद्रित कर दिया, या इसको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट कर दिया। ठीक है, तो अपन ने आपने अभी देखा था ना CSP, SP का मैंने मतलब बता दिया, C का मतलब मैंने अब आपको बताऊंगा, तो वो है कॉन्सेंट्रेट। कभी सन रेज जो है वो बिखरी हुई है, पहले उनको कॉन्सेंट्रेट करो, तब उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करने पे अपने पास एनर्जी कितनी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये पैराबोलिक डिश, ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसका यूज किया जाता है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर का। देखो पैराबोलिक क्यों कर जाते हैं, क्योंकि पैराबोलिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यहाँ पे क्या लगे होते हैं, मिरर्स लगे हुए होते हैं। तो मिरर्स में क्या होता है, सोलर एनर्जी जब रेज जब आएगी टकरा के वापस जाएगी, मिरर में तो टकरा के वापस जाती है। ठीक है, तो जब ये मिरर इस टाइप का है, कैसे, ऐसे कर्व टाइप का है, अगर मैं प्लेट लगा दूं तो क्या होगा, टकरा के वापस ऐसे चली जाएगी, तो एक बिंदु पे केंद्रित होगी नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आपने जो है ना 10th में पढ़ा होगा दर्पण, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अनंत से आने वाली रेखाएं जो है वो फोकस पॉइंट पे केंद्रित होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं पैराबोलिक स्ट्रक्चर बना दूं तो यहाँ से क्या होगी, रेज जब आएगी वो टकरा के किसी इधर इस यहाँ के किसी बिंदु पे जो है फोकस होगी। अगर मैं डिस्क टाइप बना दूं तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से टकरा के सब इस पॉइंट पे फोकस होगी, तो इसको बोलते डिस्क टाइप। अपने घरों में छतरी लगी होती है ना डिस्क वाली, तो वैसे डिस्क टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह केंद्रित होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ रख दूँ, मान लो मैंने कोई कुकर रख दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, तो वो जल्दी हीटअप हो जाएगा, कुकर गर्म होगा, उसके अंदर रखा पानी गर्म होगा। ठीक है, यहाँ और कोई मटेरियल रख सकते हैं, अभी अपन आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अपन को तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है ना, वो भी किससे? पैराबोलिक ट्रप से, इससे। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है कि देखो जो मिरर है ना, मैंने यहाँ पे कई जगह मिरर लगा दिए छोटे छोटे नीचे टावर के नीचे, और उस पर टकरा के मिरर, उस पर टकरा के वो सीधी रेज कहाँ जा रही है? ऊपर टावर पे टकरा रही है। जैसे ये डिजिटल कैमरा नहीं लगा हुआ, इसके चारों तरफ अगर मैं मिरर रख दूं तो मिरर पे रेज टकरा के सीधा इस कैमरे के ऊपर फोकस हो रही है, मान लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसी रेज आएगी इस पे टकरा के यहाँ जाएगी, इस पे टकरा के यहाँ जाएगी, और यहाँ के अंदर का जो मटेरियल है वो क्या बन जाए, हो जाएगा हीटअप, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब उस मटेरियल को गर्म करके अपन क्या कर सकते हैं, वाटर जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है आपके, जो भी मैंने पैराबोलिक बताया था ना, वो ऐसा बनता है। देखो ये इस तरीके से कर्व है, दिख रहा है, ये ऐसे कर्व है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये क्या लगा हुआ है, मिरर से यहाँ फिर इसको कोटिंग लगा दी मान लो। ठीक है, जो इस पे सन आएगी टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होगी, चूंकि ये कर्व है तो किसी ना किसी बिंदु पे फोकस होगी। अगर इस प्लेट का मानूं, जैसे कि ये प्लेट है, ये प्लेट जो है इसका फोकस बिंदु यहाँ है, तो इस प्लेट पे जितनी भी टकराने वाली है वो इधर टकराएगी। ठीक है, तो जहां पे फोकस बिंदु बन रहा है वहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक पाइप लगा दिया, क्योंकि रेस तो यहां सब केंद्रित हो रही है ना, तो जहां केंद्रित हो रही है वहीं अपन क्या करेंगे, एक पाइप लगा दिया। ठीक है, अब इस पाइप में अपन क्या करते हैं, कोई फ्लूइड फ्लो करवाते हैं, फ्लूइड फ्लो करते, वो इधर से आएगा, ठंडा होगा, इसके अंदर से जाके फिर यहां निकलेगा, तब क्या हो जाएगा, गर्म, हॉट, इधर कोल्ड। ठीक है, यहां से जाते जाते कितना हो जाएगा, गर्म, बाहर निकलेगा तब। तो देखो जहां पे ये रेज आके टकरा रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, मिरर्स या रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं, मिरर्स या रिफ्लेक्टर्स। और जहां पे ये केंद्रित हो रही है रेज, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीवर। रिसीवर मतलब रिसीव लेना, अपन बोलते हैं, आप मतलब तो समझते हो ना रिसीवर का, हाँ ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का, ये तो एक रेज है, इसी की तरह की खूब सारी रेज मैंने लगा दी। ठीक है, क्या कर दिया, ये देखो 1 2 3 खूब सारी लगा दी, सब में क्या हो रहा है, रेज आ रही है, और ये बीच में क्या लगा हुआ है, पाइप। ठीक है, अब रेज टकरा के इसके ऊपर केंद्रित हो रही है, और इसके अंदर फ्लो वाला मटेरियल जो भी है, ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, वो क्या करता है, वो इसके अंदर से जाके वापस आके यहां जा रहा है, इधर, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। और ये जो पदार्थ इसके अंदर फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर फ्लूइड। अब ये जो पदार्थ जो गर्म हो रखा है, अब ये हीट एक्सचेंजर में आता है अपनी गर्मी लेके, यहाँ पे खूब सारी ये मेटल पूरा गर्म है, और इसके अंदर क्या रखा है मैंने, पानी। ठीक है, अब ये क्या, एक ट्यूब्स की तरह है, सारे ट्यूब्स की तरह है। ठीक है, उस ट्यूब, हो सकता है उस ट्यूब के चारों तरफ पानी हो, और वो इतना गर्म होता है कि पानी को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टीम या भाप में। और उस स्टीम का यूज किस में किया जाता है, टरबाइन पे टकराने में। टरबाइन के ऊपर टकराएंगे तो टरबाइन रोटेट करेगा तो वो जनरेटर रोटेट करेगा, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसको अपन ट्रांसमिशन लाइन में भेज देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, वो क्या है, हीट एक्सचेंजर फ्लूइड। तो ये कौन सा फ्लूइड हो सकता है, ठीक है, एक मैं सीधा पानी को ही भेज दूं, इधर गर्म होके आ जाए, हवा भेज दूं तो हवा भी गर्म होके आ जाएगी, या सॉल्ट इसको बोलते क्या, मोल्टन सॉल्ट, ये ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ने, देखो अभी हीट ट्रांसफर फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। देखो
ये क्या था, पैराबोलिक स्ट्रक्चर था। यहाँ से मैंने क्या क्या रेज आई, और ये सारे पाइप से है ना, ये सारे क्या बता रहे, पाइप्स बता रहे, वो जो कॉन्सेंट्रेट वो लगे हुए थे। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो होके गर्म होके आता है, यहाँ से हीट एक्सचेंज करता है पानी की तरफ, और पानी स्टीम में कन्वर्ट होकर आगे चली जाती है। ठीक है, तो देखो अब करते हैं अपन ये जो फ्लूइड यूज करते हैं ना। ठीक है, तो देखो मैंने कहा कि एयर भी यूज कर सकते हो, वाटर भी यूज कर सकते हो। तो क्यों नहीं करते, क्योंकि एयर जो है वो गर्म होकर फैलती है, फैलेगी तो अपने पास बड़ा चेंबर बनाना पड़ेगा, बड़ा चेंबर बनाएंगे तो अपने पास कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्लांट किसी काम का नहीं है। दूसरा क्या है, वाटर। वाटर को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि पानी जो है उसको जब बॉइलिंग टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो वो ऑक्साइड हो जाता है। क्या होता है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब यही है कि वो जो पाइप जो अपन ने लगाए है ना पैनल्स, वो जो पैराबोलिक के ऊपर जहाँ कंसंट्रेट हो रहा है, उसके अंदर क्या करेगा, वो कोई ना किसी मेटल का बना होगा, तो उसके अंदर क्या करेगा, जंग लगा देगा। ठीक है, क्या करेगा, जंग लगा देगा, उसको बोलते हैं अपन कोरोजन। ठीक है, अगर जंग लगा देगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो इसीलिए अपन ज्यादातर जो यूज करते हैं वो होते हैं सॉल्ट, मोल्टेन सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है नमक। मोल्टेन सॉल्ट क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है ना अपना पास, उसके ऊपर तो वो होता है ठोस। ठीक है, स्पेसिफिक एक टेम्परेचर पे होता है ठोस, और जैसे ही उसको गर्म किया जाता है या फिर हीट मिलती है तो वो किस में बन जाता है, लिक्विड में। ठीक है, और वो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तभी तो क्या होगा, वाटर जो किस में कन्वर्ट होगी, स्टीम में। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये वही पैराबोलिक, मैंने आपको बताया CPC CSP, कॉन्सेंट्रेट सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये वो है पैराबोलिक, आगे लिखा था पैराबोलिक ट्रफ। तो ये जो पैनल्स लगे हुए हैं ना, ये पाइप लगा हुआ है और ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक स्ट्रप। ठीक है, और ये रहा हीट एक्सचेंजर, और यहां से आगे जाती है हीट, और सुपर हीटर आपने पढ़ेगा, सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम को और ज्यादा हीटअप करता है, और इसके बारे में सर आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलो, सर ने अपन को बताया था कि सोलर प्लांट के बारे में क्या उसकी वर्किंग होती है, कौन सा पार्ट किस काम आता है, और उसमें कौन सा लिक्विड भरा जाता है और लिक्विड किस काम आता है। जैसे सोलर प्लांट के लिक्विड के बारे में बात की थी, तो सोलर प्लांट के लिक्विड में अपन पानी भी भर सकते हैं, पानी भी भर सकते हैं, गैस भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, अब अपन उसमें पानी क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि सोलर प्लांट में जो अपन लिक्विड भरेंगे उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहे। तो ऐसी प्रॉपर्टी का अपन को वहाँ पे लिक्विड यूज करना चाहिए। जनरली क्या करते हैं आजकल, अलग अलग सोलर प्लांट में अलग अलग तरह का लिक्विड यूज करते हैं। तो जनरली लिक्विड कौन सा यूज करते हैं, BD बाईपोलर बाईफिनाइल डाइफिनाइल ऑक्साइड। ये क्यों यूज करता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ये हीट को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करके रखता है। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। जैसे सर ने अभी अपना प्रैक्टिकल, मेन उद्देश्य प्रैक्टिकल का क्या है, मेन उद्देश्य है कि जो पावर प्लांट अपन जिस फील्ड में अपन ने बनाया है उसको अपन को डिसमेंटल कैसे करना है। भाई अपन ने जहाँ पे कोई भी ज़मीन है, ज़मीन में अपन ने पावर प्लांट बनाया, 10-15 साल के बाद में उसके जैसे इक्विपमेंट, उसके किसी इक्विपमेंट में जंग आने लगा, कोई इक्विपमेंट ऐसे, इनको अपन को लास्ट में जाके इसको डिसमेंटल करना है, लैंड को अपन को दूसरी यूज के लिए वापस यूज करना है। तो अपन इसको डिसमेंटल कैसे करेंगे, ये अपना मेन पर्पज है। ठीक है, इसको डिसमेंटल करने के लिए क्या करेंगे, ये सारी जानकारी अपन यहाँ पे लेंगे। पहला अपने पास पॉइंट कौन सा है कि डिसमेंटल अपन कैसे करेंगे। अब डिसमेंटल की आवश्यकता क्या पड़ती है, समय के साथ साथ डिसमेंटल करना जरूरी है, क्योंकि सारे इक्विपमेंट अपनी क्षमता खोने लग जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई उम्र होती है। एक टाइम के बाद में आपको पूरा सोलर पावर प्लांट हटाना पड़ेगा वहाँ से,
और उसकी जगह पे या तो आप कोई दूसरा यूज करो या फिर उसकी जगह पे नया पूरा नया CSP प्लांट बनाओ। ठीक है। अब डिसमेंटल करने के लिए क्या क्या है अपने इस प्रैक्टिकल में मेन क्या है, डिसमेंटल करने के लिए अपन को क्या क्या सुरक्षा सावधानियाँ यूज करनी चाहिए, क्या क्या औजार यूज करने चाहिए, क्या क्या अपन को चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि किसी को कोई हानि ना पहुँचे और प्रकृति इन्वायरमेंट को कोई भी इफेक्ट ना हो। जैसे अपन ने जो लैंड यूज की है उसके ऊपर अपन ने प्लांट को 10-15 साल तक यूज किया है, अब उसको अपन डिसमेंटल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ज़मीन यूज करने लायक नहीं बचे। अपन ने ज़मीन को जैसे ही उस प्लांट को पूरा हटाया उसके बाद में यूज करने लायक ही नहीं है, ना उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे ना कुछ भी नहीं बना पा रहे, इतना अपन ने उसको इन्वायरमेंटली अफेक्ट कर दिया है। तो अपन को पूरी तरह से ढंग से उस चीज़ को डिसमेंटल करना जिससे अपन उसको कृषि के लिए यूज में ले तो भी ले सकें, उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग बनाए तो भी बना सकें, कोई भी फसलें उगा सके, कुछ भी कर सके अपन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अपना क्या रहेगा, सेकेंड पॉइंट अपना रहेगा तैयारी और योजना। अब तैयारी कैसे करनी है, अपन को पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि गए और उसको खोलना चालू कर दिया या फिर क्रेन लेके या JCB लेके तोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि जो भी प्लांट से अपन इक्विपमेंट हटाएंगे उनको प्रॉपर तरीके से हटाना है कि वो दूसरी जगह वापस काम आए। जैसे अगर फ्रेम है जिसके ऊपर अपन सोलर प्लेटें वगैरह लगाते हैं, जो फ्रेम है तो फ्रेम अपने वापस काम आ सकता है। कुछ चीज़ें होगी जो इस प्लांट की अपने काम नहीं आएगी, तो फ्रेम हो गया, जो पाइप हो गए, ठीक है, ये जो टैंक हो गए, ये सारे के सारे अपने क्या आएंगे, काम आएंगे। तो अपन को पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इसको अपन कैसे डिसमेंटल करेंगे। तो पहला क्या है, तैयारी और योजना। तैयारी योजना में अपन को पूरा डिसमेंटल करना है तो अपन को पता लगाना होगा कि कौन सी चीज़ अपन को अलग अलग लिस्टिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ अपने वापस काम आएगी, कौन सी चीज़ अपन को काम नहीं आएगी, कौन सी चीज़ प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसको प्रॉपर तरीके से अपन को डिसमेंटल करना पड़ेगा। जैसे लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को ऐसे थोड़ा ना कि वहीं ज़मीन पे गिरा के गड्ढे में भर दिया, उसको प्रॉपर तरीके से अपन को डिसमेंटल करना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में वो ज़मीन को या फिर किसी पशु पक्षी को या किसी इंसान को हानि न पहुँचाए। ठीक है। अब आगे है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में अपन को सीधी सी बात है, इसने कह रखा है कटिंग टूल्स और क्रेंच, पाने वगैरह, अपने पास जो भी पाने औजार या टूल्स होंगे वो अपन को प्रॉपर साथ में मेंटेन करने। उससे अपन को फ्रेम को खोलना है तो अपन को नट भी खोलने पड़ेंगे, बोल्ट भी खोलने पड़ेंगे, फ्रेम को पूरा हटाना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा फ्रेम अपने सारे पार्ट नट बोल्ट से जुड़े हैं, उस पूरे फ्रेम को हटा के अपन को छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके या फिर खोल के उसको अलग करना है। और खोल के अलग करना है इस तरह से है कि उसको अपन दूसरी ज़मीन पे कहीं लगाएं तो उसको नट बोल्ट से कस के लगा पाएँ। ऐसे नहीं कि कई चीज़ें को तोड़ते जा रहे हो, कटिंग करते जा रहे हो। जहाँ पे अपन को लग रहा है कि यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे कटिंग कर सकते हो, बाकी नट बोल्ट खोल के पूरा फ्रेम, पूरी पाइप, सबको अपन को अलग करना है। ठीक है। अब आगे है PPE। अब PPE का कोई बता सकता है PPE क्या होती है? PPE कोई बता सकता है PPE क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? अब कोई भी मजदूर या कोई भी वर्कर या कोई भी इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा है तो उसके PPE पहना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कहीं नुकीले कीले भी हो सकती है ज़मीन में। ठीक है। कई बार ऊपर कई रोड भी लगी हो सकती है जो आपके सर पे टकरा सकती है। ऊपर से कोई औजार या कोई रोड भी आपके ऊपर गिर सकती है। चलते चलते आपको पता चला, आपका ध्यान आगे है और पता चला यहाँ पे कोई नुकीली रोड निकली हुई है, तो चलते चलते आपके यहाँ टकरा, यहाँ कट लग गया। और पता चला कि भाई कि यहाँ ज़मीन में कोई कील पड़ी है, चलते चलते आपके चप्पल में घुस गई अगर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहन रखे होंगे। और या फिर आप साइड पे खड़े हो, तेज़ हवा चली या फिर प्रेशर से आपने कोई पाइप खोला, उसके अंदर प्रेशर से कोई लिक्विड निकला या प्रेशर से कोई चीज़ निकली और सीधी आपके आँख में चली गई, तो आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए होने चाहिए। उसमें क्या क्या आता है? जनरली क्या आएगा? एक हेलमेट आएगा। अभी जो कंपनी में काम करते हैं आपने देखा होगा, बाढ़ में पेट्रोलियम की कंपनियाँ है तो वहाँ पे उनके वो पहने हुए, उनको पहनने मज़ा नहीं आता, वो ज़रूरी है। ठीक है। जैसे एक बार कंपनी में था तो मेरे हेलमेट पहना हुआ था, हमें सफाई अभियान चला रहे थे, वहाँ पे हमें जो भी गैरेज वगैरह जो भी चीज़ें थी उनको हमें थोड़ा सा क्लीन करना था।
तो हम ऐसे सीधी सी बात है सारे के सारे लगे हुए थे। तो जैसे मैं नीचे उठा कोई कचरा उठाने, जैसे ही उठा यहाँ पे एक रोड थी, तो वो रोड मेरे हेलमेट के टकराई, अगर हेलमेट नहीं होता तो मेरे यहाँ से पूरा फट जाता। और नुकीली रोड होती है, हैवी इक्विपमेंट होता है, ठीक है। तो ये पहनने जरूरी, चश्मा पहनना, हेलमेट, एक अलग से शूज आते हैं, सेफ्टी शूज आते हैं जिनको सेफ्टी शूज कहते हैं, उसके अंदर एक मेटल की प्लेट लगी रहती है सेफ्टी शूज के अंदर। तो कोई भी नुकीले से नुकीला आइटम आपके पैर के उस प्लेट को पार नहीं कर पाएगा। ये स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे इसको तो छेद के आर पार कर जाएगा कोई भी कील। जो सेफ्टी शूज होते हैं उसके अंदर एक मेटल प्लेट होती है लगी तलवे में, और आगे से अगर उसका आगे से भी उसका पार्ट देखा होगा तो बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर भी एक मेटल प्लेट आगे की ओर लगी रहती है। सेफ्टी शूज मतलब पूरी तरह से आपके पैरों की सुरक्षा है वहाँ। चश्मा आंखों की सुरक्षा हो गया, हेलमेट हो गए, ग्लव्स, आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया तो हाथ नहीं जले, ठीक है। ये जनरली आपके इक्विपमेंट होते हैं जो आपको पहन के किसी भी जगह काम करना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं संरचनात्मक हिस्सों को हटाना। भाई जिसकी संरचना है उसको हटाने के लिए सपोर्ट को रिमूव, मिरर को रिमूव करना है। भाई सीधी सी बात है, कोई वहाँ पे जो इक्विपमेंट होंगे, कुछ इक्विपमेंट होंगे जो हार्ड होंगे, जिनको आप हटाओगे तो टूटने की संभावना न के बराबर रहेगी। कुछ इक्विपमेंट होंगे जिनको हाथ लगाते ही वो गिर के टूट सकते हैं, मिरर हो गए। मिरर को आप अगर ढंग से उसको नहीं हटाओगे तो टूटने की संभावना रहेगी, और वो महंगे भी होते हैं, तो उनको ढंग से हटाना है, देखना है कि कौन सा इक्विपमेंट टूट सकता है, कौन सा इक्विपमेंट मजबूत है और किस तरह से हटाना है। सीधी सी बात है, निपुण कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को वहाँ पे कह दे कि इसको डिसमेंटल करो तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बिजली के उपकरणों को हटाना। अब बिजली के उपकरणों को हटाने का सीधा सा फंडा है, ऐसे नहीं कि चालू प्लांट में जाके हटाना चालू कर दो। सबसे पहले क्या करोगे, सप्लाई बंद करोगे, सप्लाई को क्या करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे, फिर अपन को आगे जाके उसके सारे इक्विपमेंट को हटाना है। बिजली को उपकरणों को हटाने का मेन तरीका क्या है, पहले सप्लाई बंद करना। चालू सप्लाई में आपको उपकरणों को हटाने के लिए हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें प्रमुख बिंदुओं का अवलोकन करना, लास्ट लाइन क्या है, आपने जैसे ही पूरे इक्विपमेंट को हटाया, हटाने के बाद में पूरे इक्विपमेंट को हटाया, लोड कर दिया, आपने दूसरी जगह पे भेज दिया। अब उसके बाद में आपको ऐसे नहीं कि भाई चले गए हो गया काम, अब अवलोकन करना है कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे साथ कौन सी दुर्घटना हुई है, कौन सी दुर्घटनाएं होने से बची है, हमने क्या क्या गलतियां की है और फ्यूचर में क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, हमारे पास कौन कौन से उपकरणों की कमी थी, कौन कौन से उपकरण हमें भविष्य में चाहिए। तो इस चीज़ की पूरी लिस्टिंग करके अपन को पूर्व अवलोकन करके आगे ऐसी गलतियां न हो, इन चीज़ों में सुधार करके फिर अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिकल अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आगे के जब प्रैक्टिकल होगा अपन सेकंड प्रैक्टिकल चालू करेंगे।